नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जोखिम मतलब रिस्क लेना। अब हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-मोटे जोखिम तो उठाते ही हैं, पर कुछ लोग इसे बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाते हैं, अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तो आज हम इन्हीं लोगों की दुनिया में झांकेंगे। रिचर्ड हैरिस की किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग रिस्क टेकर्स। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सारांश है, उसी पर बात करेंगे। हाँ, तो इस सारांश में ना इसके मुख्य विचार, इसकी बनावट और इससे मिलने वाले सबक और कुछ वाकई हैरान करने वाली कहानियां भी शामिल हैं। और जो लेखक हैं रिचर्ड हैरिस, वो कोई आम लेखक नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट, और साथ ही एक बहुत ही अनुभवी गुफा गोताखोर भी। मतलब वो खुद ऐसी खतरनाक स्थितियों में रहे हैं जिनके बारे में वो लिख रहे हैं। ये उन्हें जोखिम पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया देता है। तो आज की हमारी ये बातचीत का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग जानबूझकर इतने खतरनाक हालात में क्यों कूद पड़ते हैं, वो इन जोखिमों का अंदाजा कैसे लगाते हैं, उन्हें संभालते कैसे हैं, और क्या हम जैसे लोग जो शायद पहाड़ों पर बिना रस्सी के नहीं चढ़ते, उनसे कुछ सीख सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हिम्मत और बेवकूफ़ी के बीच वो महीन रेखा कहाँ होती है। चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हैरिस की पृष्ठभूमि ही इस किताब को इतना दिलचस्प बनाती है। जैसा आपने कहा, वो एक डॉक्टर है, यानी मानव शरीर और उसकी सीमाओं की उन्हें गहरी समझ है, और दूसरी तरफ वो एक विश्व स्तरीय गुफा गोताखोर हैं। आपको याद होगा थाईलैंड में 2018 का वो हादसा, थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान, जहां वो फुटबॉल टीम फंस गई थी। हाँ, बिल्कुल याद है, बहुत भयानक था वो तो। हैरिस उस बचाव अभियान के कह सकते हैं नायकों में से एक थे। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उनका ये दोहरा अनुभव, एक जान बचाने वाले डॉक्टर का और एक जान जोखिम में डालने वाले एडवेंचरर का, ये उन्हें जोखिम के मनोविज्ञान और व्यावहारिकता दोनों पर बात करने की एक अलग ही विश्वसनीयता देता है। हाँ, वो थाईलैंड वाला बचाव कार्य तो वाकई अविश्वसनीय था। और ये बात सोचने वाली है कि क्या ऐसे लोग जो इतने बड़े जोखिम उठाते हैं, क्या वो बस लापरवाह होते हैं, मतलब बस कूद पड़ते हैं, या उनके इस जोखिम लेने के पीछे कोई सोचा समझा तरीका, कोई अनुशासन होता है? किताब इसी सवाल की पड़ताल करती है ना, कि क्या ये सिर्फ एड्रेनलिन का नशा है या कुछ और। सही कहा। किताब इसी मिथक को तोड़ने की कोशिश करती है कि जोखिम लेने वाले सिर्फ लापरवाह या मौत से खेलने वाले लोग होते हैं। हैरिस का तर्क है कि जो लोग वास्तव में सफल होते हैं ना, वे बेहद सावधान, अनुशासित और अपनी सीमाओं के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। वो मूर्ख नहीं होते, बल्कि वे जोखिम का बहुत बारीकी से आकलन करते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, डर तो लगता है, पर साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ने और उसे प्रबंधित करने की क्षमता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है जो किताब बार बार सामने लाती है। ये सब मानसिकता का खेल है। मानसिकता का खेल, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में उस तीव्र डर, उस घबराहट को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है कि हैरिस या दूसरे लोग, जैसे वो फ्री सोलो क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड, वो असल में उस डर को कैसे काबू करते हैं? फ्री सोलो क्लाइंबिंग मतलब बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के हजारों फीट ऊंची सीधी चट्टान पर सिर्फ अपने हाथों और पैरों के सहारे चढ़ना। सोचिए जरा, एक चूक और सब खत्म। वो कैसे करते हैं ये? हाँ, किताब इस पर बात करती है। देखिए, डर को अनदेखा नहीं किया जाता, उसे स्वीकार किया जाता है और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियंत्रित किया जाता है। एक तरीका है, जैसा आपने अंदाजा लगाया, अत्यधिक तैयारी और प्रशिक्षण। आप जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी तकनीक जितनी बेहतर होती है, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर का असर कम होता जाता है। एलेक्स होनोल्ड को आपने जिक्र किया। वो किसी चट्टान पर चढ़ने से पहले महीनों, कई बार सालों तक उसकी हर दरार, हर पकड़ का अध्ययन करते हैं। मानसिक रूप से पूरी चढ़ाई को कई बार दोहराते हैं। वो पूरी तरह तैयार होते हैं। अच्छा, पूरी मेंटल रिहर्सल। एग्जैक्टली। दूसरा तरीका है फोकस। अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर, अगले कदम पर, अगली पकड़ पर लगाना, ताकि भविष्य की चिंता या अतीत की गलती आप पर हावी ना हो सके। बिल्कुल जोन में रहना। और तीसरा, जैसा पहले कहा, अपनी सीमा को जानना। ये जानना कि कब डर आपको चेतावनी दे रहा है कि भाई स्थिति वाकई खतरनाक है और पीछे हटना ही समझदारी है। संयम यानी कब ना कहना है, ये भी साहस का ही एक रूप है।
अति आत्मविश्वास यहाँ जानलेवा साबित हो सकता है। ये तैयारी वाली बात बहुत अहम लगती है। मतलब ये लोग हवा में तीर नहीं चलाते हैं, चाहे वो गोताखोर हों जो अपनी तकनीक को निखारते हैं, या पर्वतारोही जो अपनी शारीरिक ताकत बनाते हैं, या पायलट जो आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास करते हैं। ये सब बहुत मेहनत और अनुशासन का काम है, लगता है। बिल्कुल, तैयारी ही बुनियाद है। हैरिस बताते हैं कि गुफा गोताखोरी में वे घंटों तक अपने उपकरणों की जांच करते हैं, हर संभावित विफलता के लिए योजना बनाते हैं और बार बार आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं, ताकि अगर पानी के नीचे अंधेरी गुफा में कुछ गलत हो तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वचालित हो, सोचना ना पड़े। हाँ, मसल मेमोरी जैसी। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक या तकनीकी तैयारी नहीं है, मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। सबसे बुरे हालात की कल्पना करना और ये सोचना कि आप तब क्या करेंगे, ये आपको असलियत में उन हालात से निपटने के लिए तैयार करता है। आप जितनी अनिश्चितता को कम कर सकते हैं, उतना ही आप जोखिम को प्रबंधनीय बना रहे हैं, कंट्रोल में ला रहे हैं। और शायद इसी तैयारी और मानसिकता का सबसे बड़ा इम्तिहान था वो थाम लुआंग गुफा बचाओ अभियान, है ना? उस कहानी से हम जोखिम प्रबंधन के बारे में क्या खास सीख सकते हैं? थाम लुआंग एक असाधारण केस स्टडी है। वहां जोखिम कई परतों में था। बच्चों और उनके कोच की जान दांव पर थी, बचाव करने वालों की जान को खतरा था, मौसम लगातार खराब हो रहा था, गुफा का रास्ता बेहद जटिल और खतरनाक, और समय बहुत कम था। हाँ, सब कुछ उनके खिलाफ था। बिल्कुल। यहां हमें कई सबक एक साथ देखने को मिलते हैं। पहला, टीम वर्क। कोई एक व्यक्ति अकेले ये कर ही नहीं सकता था। दुनिया भर के विशेषज्ञ, गोताखोर, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना, सब एक साथ आए। सही बात है। दूसरा, दबाव में शांत रहना। हैरिस और उनकी टीम को बच्चों को बेहोश करके पानी के नीचे से निकालना था। ये एक ऐसा तरीका था जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था और बेहद जोखिम भरा था। उन्हें भारी दबाव में ये फैसले लेने थे और उन्हें अमल में लाना था, सोचना था और करना था, तुरंत। बहुत हिम्मत का काम था वो। तीसरा, रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता। जब मानक प्रक्रियाएं काम नहीं करती तो आपको लीक से हटकर सोचना पड़ता है। बच्चों को निकालने का तरीका अभूतपूर्व था। उन्हें लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना को ढालना पड़ा, लचीलापन दिखाना पड़ा। वाकई वो बचाव कार्य मानवीय सरलता और साहस की मिसाल था। लेकिन किताब में तो और भी कई तरह के जोखिम लेने वालों की कहानियां हैं, जैसे एलेक्स हॉनोल्ट का जिक्र हुआ, जेसिका वॉटसन है जिन्होंने अकेले नाव से दुनिया का चक्कर लगाया। क्या इनके जोखिम अलग तरह के होते हैं? हाँ, जोखिम के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। एलेक्स हॉनोल्ट का जोखिम मुख्य रूप से शारीरिक है, एक गलती और मौत निश्चित। जेसिका वॉटसन का जोखिम पर्यावरणीय था, विशाल लहरें, तूफान, अकेलेपन का मानसिक दबाव। सोचिए, महीनों अकेले समंदर में। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। जेम्स कैमरन, जो मरियाना ट्रेंच जैसी गहरी समुद्री खाई में गोता लगाते हैं, उनका जोखिम तकनीकी और पर्यावरणीय है। अत्यधिक दबाव, उपकरण की विफलता का खतरा। किताब में बिग वेव सर्फर्स का जिक्र है, जिनका सामना प्रकृति की विनाशकारी ताकत से होता है। ड्रैग रेसर हैं, जो सेकंड के 100वें हिस्से में फैसले लेते हैं। स्निपर हैं, जिन्हें अत्यधिक मानसिक नियंत्रण और सटीकता की जरूरत होती है। हाँ, अलग अलग फील्ड्स हैं। हाँ, इन सब की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन जो बात समान है वो है तैयारी का महत्व। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, अपनी सीमाओं को जानना और अप्रत्याशित का सामना करने के लिए तैयार रहना। ये सब इसी विचार को पुष्ट करते हैं कि जोखिम जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं। और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, जब असफलता मिलती है, तब क्या होता है? क्योंकि इतने जोखिम भरे कामों में गलतियां तो होती ही होंगी। ऐसा तो नहीं कि सब हमेशा परफेक्ट हो। निश्चित रूप से गलतियां होती हैं और कई बार बहुत गंभीर होती हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि असफलता या बाल बचना इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। जो चीज़ सफल जोखिम लेने वालों को अलग करती है वो ये है कि वे असफलताओं से कैसे सीखते हैं। वे इसे व्यक्तिगत हार मानने के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। अच्छा, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ? विश्लेषण करते हैं। हाँ, वे विश्लेषण करते हैं कि क्या गलत हुआ, उनकी धारणाओं में कहाँ कमी थी और अगली बार वे क्या अलग करेंगे। हैरिस खुद अपनी गलतियों और करीबी मुकाबलों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये असफलताएं उनके निर्णय लेने की क्षमता को और परिष्कृत करती हैं, उन्हें और ज्यादा विनम्र और सतर्क बनाती हैं। ये मानसिकता सिर्फ चरम खेलों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। यहीं पर शायद वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव आता है जिसकी बात आप शुरू में कर रहे थे।
ये सारे सबक, तैयारी, मानसिकता, असफलता से सीखना, अनुकूलनशीलता, क्या ये सच में हमारी आम जिंदगी जैसे नौकरी बदलने या कोई नया काम शुरू करने पर लागू होते हैं? कई बार लगता है कि गुफा में गोता लगाने और ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के जोखिम की तुलना ही नहीं की जा सकती, वो बहुत अलग लगते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और उस सतह पर देखने पर ये स्थितियां बहुत अलग लगती भी हैं। सही कहा आपने। लेकिन हैरिस का तर्क है कि अंतर्निहित सिद्धांत वही है। जोखिम का आकलन करना, चाहे वो शारीरिक हो या वित्तीय या भावनात्मक, ये एक ही मानसिक प्रक्रिया है ना? हाँ, सोचने का तरीका तो वही है। बिल्कुल। तैयारी करना, चाहे वो शारीरिक प्रशिक्षण हो या बाजार अनुसंधान या किसी मुश्किल बातचीत का अभ्यास, ये सफलता की संभावना बढ़ाता है। डर का सामना करना, चाहे वो ऊंचाई का डर हो या सार्वजनिक बोलने का या अस्वीकृति का, साहस की मांग करता है। और असफलताओं से सीखना, चाहे वो एक असफल चढ़ाई हो या एक असफल बिजनेस वेंचर, विकास के लिए जरूरी है। सिद्धांत वही है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि रोजमर्रा के जोखिमों में खतरा ज्यादा अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है? गुफा में जान का खतरा एकदम सामने होता है, कॉन्क्रीट, जबकि नौकरी बदलने या रिश्ते में निवेश का खतरा शायद उतना साफ दिखाई नहीं देता। क्या इस वजह से लोग रोजमर्रा के जोखिमों में तैयारी या साहस दिखाने में चूक जाते हैं? ये बिल्कुल संभव है और शायद यही होता भी है अक्सर। जब खतरा तुरंत और स्पष्ट होता है तो प्रतिक्रिया भी तीव्र होती है, एड्रेनलिन रश होता है। रोजमर्रा के जीवन के जोखिम अक्सर धीरे धीरे सामने आते हैं, उनके परिणाम अनिश्चित होते हैं और डर ज्यादातर सामाजिक या भावनात्मक होता है, जैसे विफलता का डर, आलोचना का डर, अज्ञात का डर। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला डर। भाई, इन अमूर्त डरों को पहचानना और उनका सामना करना कई बार ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लोग टाल मटोल कर सकते हैं या जोखिम से पूरी तरह बच सकते हैं, भले ही वो उनके विकास के लिए जरूरी हो। यहीं पर किताब का वो 7वां सबक काम आता है, लचीलापन और व्यक्तिगत विकास। मुश्किल, डरावनी या जटिल परिस्थितियों में कदम रखने से, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, हमारा लचीलापन, आत्मविश्वास और विनम्रता बढ़ती है। हम सीखते हैं कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा संभालने में सक्षम हैं। हर बार जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हम अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे धकेलते हैं। तो ये किताब सिर्फ रोमांचक कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के तरीके पर भी एक तरह का चिंतन है। अगर हम इसकी ताकतों की बात करें तो मुझे लगता है कि हैरिस का अपना अनुभव इसे बहुत विश्वसनीयता देता है। वो सिर्फ बाहर से देखकर नहीं लिख रहे, वो खुद उस दुनिया का हिस्सा हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये किताब सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि जोखिम के अंधेरे पक्ष, उसकी कीमत और असफलताओं पर भी बात करती है, ईमानदारी से। हाँ, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। कहानियां रोमांचक हैं लेकिन उनमें गहराई है। हैरिस का नजरिया संतुलित है। वो जोखिम लेने को महिमा मंडित नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की सोच और प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, फोकस काफी हद तक चरम जोखिम लेने वालों पर है। तो हो सकता है कि कुछ पाठक जिनका झुकाव रोमांच की तरफ नहीं है, उन्हें इन सबकों को अपनी जिंदगी में लागू करना थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, फ्री सोलो क्लाइंबिंग से मिले सबक को सीधे तौर पर ऑफिस की राजनीति पर लागू करने के लिए थोड़ा अनुकूलन तो करना ही पड़ेगा। साथ ही ये किताब जोखिम की धारणा या निर्णय लेने के पीछे के गहरे मनोवैज्ञानिक या तंत्रिका वैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होती। ये व्यावहारिक ज्ञान और अनुभवों पर ज्यादा आधारित है, लाइफ लेसन्स टाइप। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें और सोचें कि कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो कुछ व्यावहारिक कदम, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकते हैं? कुछ मुख्य बातें जो अमल में लाई जा सकती हैं। पहला, कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले जिसमें अनिश्चितता हो, थोड़ा रुककर सोचें, मानसिक अभ्यास करें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? ये सोचने मात्र से ही आप ज्यादा तैयार महसूस करेंगे, थोड़ा कंट्रोल आएगा। दूसरा, जब कोई चीज उम्मीद के मुताबिक ना हो, कोई छोटी मोटी असफलता मिले, तो उसे सीखने के मौके की तरह देखें। रुकें, सोचें, खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकती हूँ? अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना? बिल्कुल। तीसरा, अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि आप सीधे पहाड़ चढ़ने चले जाएं। कोई छोटी सी चीज करें जो आपको थोड़ी असहज लगती हो। शायद किसी मीटिंग में अपनी राय रखना या कोई नया कौशल सीखना।
धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिसे आप जोखिम समझते हैं वो कम डरावना लगने लगेगा। छोटे कदम। चौथा, अपना लचीलापन बढ़ाएं। ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होने की भी बात है। तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करें, अपनी भावनाओं को समझना सीखें। मेडिटेशन वगैरह शायद मदद करे। हाँ, वो भी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पहचानना सीखें कि कब पीछे हटना है। हर जोखिम लेने लायक नहीं होता। कभी कभी सबसे साहसिक निर्णय ना कहना होता है। जब आपको लगे कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा प्रतिकूल हैं या आप तैयार नहीं हैं, अपनी गट फीलिंग सुने। और शायद छठा ये कि दबाव में निर्णय लेने का अभ्यास करने के लिए कम जोखिम वाली स्थितियों का उपयोग करें, जैसे किसी शौक में छोटी सी चुनौती लेना या किसी सामाजिक स्थिति में थोड़ा मुखर होना। इससे जब जिंदगी में बड़े फैसले लेने का मौका आएगा तो आप ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। अंत में इन सभी जोखिम लेने वालों की कहानियों और उनके सबकों पर विचार करते हुए एक सवाल मन में आता है। जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां कोई व्यक्ति खुद को थोड़ा और कह सकते हैं साहसी बनने या शायद थोड़ा और सतर्क होने की जरूरत महसूस करता है? और उस जरूरत के पीछे का कारण क्या है, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई अपने लिए विचार कर सकता है।